वेलकम टू एस आज अपनी जीएस की पीवाईक्यू सीरीज का ये 8वां लेक्चर रहने वाला है। वही हम इसमें अपने 50 क्वेश्चन कर रहे होंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग वर रिकॉग्नाइज्ड एज द टीचर्स ऑफ गौतम बुद्धा बिफोर ही अटेंड एनलाइटनमेंट। आपको पता है कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उससे पहले कौन उनके गुरु थे जिन्हें उनके गुरुओं के रूप में मान्यता दी गई थी। यानी कि आपने पहले की क्लास में देखा होगा, मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त होने से पहले कई सारे गुरुओं के पास वो गए, लेकिन उनसे वो संतुष्ट नहीं हुए। तो वो गुरु कौन कौन से थे? अगर बात करें गौतम बुद्धा की, तो आपको पता है कि इनका टाइम पीरियड जो है आपका 563 बीसी से लेकर 483 बीसी तक आपका देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यहाँ तक ये रहे। तो ऑप्शन है आपके, एक तो आधार कलाम और रुद्रक रामपुत्रा, मक्खली घोषाल एंड अजित केशकबलीन, निगंथ नटपुता और उपाली, या आपके महावीर और भद्रभाव। अब देखो, महावीर और भद्रभाव आपको बताया कि जैन धर्म से रिलेटेड है, और भद्रभाव तो बाद में हुआ है काफ़ी। तो वो बुद्ध के गुरु कैसे होंगे? ये तो आपका जाहिर सी बात है गलत है। उपाली भी आपका बाद में एक बुद्ध हुआ है, तो ये भी आपका गलत है। अब आपका मखली गोसाल वगैरह जो है ये आपके उससे हैं, आजीवक संप्रदाय से। तो बचा क्या आपका ऑप्शन ए, आधार कलाम और रुद्रक रामपुत्र, ये आपके इनके गुरु थे पहले। ज्ञान प्राप्ति से पहले गौतम बुद्ध ने आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त की थी। बिफोर अटेनिंग एनलाइटनमेंट गौतम बुद्धा स्टडीड अंडर आलार कलाम एंड रुद्रक रामपुत्र। तो यहाँ अलग अलग गुरुओं के पास वो गए, जिनमें आपके आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र का नाम आता है, जिनसे उन्होंने मतलब शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उनसे वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लगा कि नहीं, ये सब किताबी ज्ञान है, मुझे वो अपने अंदर सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं हुई। तो फिर ये अलग अपनी राह पे निकले, यानी कि इन्होंने खुद खोजा, खुद जाना। तभी तो बुद्ध का जो अंतिम अपना संदेश था, वो इन्होंने आनंद को यही तो कहा था कि अप दीपो भव, तुम अपना दीपक स्वयं बनो। यानी कि तुम्हें अपना राह जो है, अपनी जो आपका रास्ता है, अपना लाइफ का जीने का आपका जो वे है, आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो आपको खुद खोजनी पड़ेंगी। क्योंकि दूसरों के साथ आप कितनी दूर जाओगे? हो सकता है कि दूसरे आपके लिए रास्ते में आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो जाएं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो आपके लिए एक सहायता मात्र हैं। पूरा जीवन आप उन पर निर्भर नहीं रह सकते, आपको खुद अपना रास्ता ढूंढना होगा। इसलिए दोस्त, मेहनत आपको करनी है अभी। और आपको जो है ये एक नौकरी की जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं ना, ये आपको गवर्नमेंट जॉब जो है लेनी है। इसका कारण ये नहीं है कि मतलब मैं महिमा मंडन कर दूं कि ये नौकरी तो ऐसी है वैसी है, इस नौकरी के सामने नेता भी कुछ नहीं है। नहीं, ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट इससे क्या है, इससे क्या कि आप अपने घर वालों पे आपकी जो डिपेंडेंसी है, आपकी जो निर्भरता है वो कम होगी। ठीक है, आप अपने ऊपर खुद निर्भर होंगे। और जब आप खुद अपने ऊपर निर्भर रहते हैं ना, तब भले ही लाइफ में कितनी भी आपको प्रॉब्लम आए, बट आपके अंदर एक होता है कि हाँ यार, मैं खुद अपना कुछ कर रहा हूँ, किसी पे मैं पूरी तरह निर्भर नहीं हूँ। वरना अगर ये व्यक्ति चला जाए तो मेरा क्या होगा? ठीक है, तो हर व्यक्ति को अपनी राह, अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ता है। तो यही बुद्ध का अंतिम संदेश भी था। आनंद को उन्होंने कहा कि अप दीप भव, अपना दिया स्वयं बनो आनंद। आलार कलाम taught the doctrine of अकिंचनायतन, फेयर ऑफ नथिंगनेस। आलार कलाम ने अकिंचनायतन की आपकी जो है शिक्षा दी, यानी कि शून्यता की अवस्था। अकिंचनायतन यानी कि कुछ भी नहीं, है ना, नथिंगनेस, स्फेयर ऑफ नथिंगनेस, शून्यता की आपकी जो अवस्था की जो आपकी शिक्षा है वो आलार कलाम ने दी। रुद्रक रामपुत्रा टॉट द स्टेट ऑफ नाइदर परसेप्शन नॉर नॉन परसेप्शन। रुद्रक रामपुत्र ने न संज्ञा न संज्ञा अवस्था की शिक्षा दी, कि कुछ भी नहीं, ना तो आपकी आपकी जो परसेप्शन और ना ही आपकी नहीं परसेप्शन, कुछ भी नहीं। मखली गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे, बुद्ध के गुरु नहीं थे। मखली गोसाल वाज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट, नॉट बुद्धास टीचर। आपको बताया कि वो तो अलग है, उनका जो जन्म है, वो कहते हैं कि वो एक आपकी जो गौशाला होती है जहाँ गायें रहती है, वहाँ उन्हें पाया गया था, तो इसलिए उनका नाम मखली गोसाल पड़ा। वो आपके बिलीव करते थे आजीवक संप्रदाय पे। अब आजीविक सेक्ट, आपका जो सेक्ट है ना, आपको पता होगा कि इसके लिए बिंदुसार ने काफ़ी आपकी जो गुफाएं वगैरह बना रखी थी। ठीक है, आजीविक का आपका अनुयायी था बिंदुसार, ध्यान रखना। बिंदुसार था ना आपका, वो आजीविकों का अनुयायी था। बिंदुसार जो आपका मौर्य किंग था, वो बिंदुसार, वो आपका आजीविकों का अनुयायी था। ठीक है, और अशोक ने भी आगे चल के आपको बताया कि आजीविकों के लिए गुफाएं बनवाई है, जैसे आप विश्व झोपड़ी, कर्ण, चौपार, सुदामा, ये नाम आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आजीविकों का मानना था कि भैया यहाँ कुछ भी अपने नहीं है, सब पहले से डिसाइडेड है, आप बस इसके लिए निमित्त मात्र हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप किसी किताब को पढ़ते हो, ठीक है, तो आप उसे पढ़ोगे, लेकिन उसके जो अगले आपके जो पन्ने हैं, अगले पेज हैं, वो पहले से ही उसमें लिखे हुए हैं। आप बस समय के साथ साथ उसको पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। यानी कि आपने आज मान लो 20 पन्ने पढ़े, आपने कल 20 पन्ने पढ़े, परसों आपने 30 पन्ने पढ़े, ठीक है, आपने इतने पेजेस पढ़े। लेकिन अगर आपने आज 20 पेजेस पढ़ लिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आगे वो किताब है ही नहीं। वो रोज आपकी नई नई बनती है, वो किताब तो पहले से लिखी पड़ी है।
डिपेंड ये करता है कि आप उसे कितना पढ़ रहे हो। वैसे ही आजीविका का मानना था आपका कि लाइफ जो है पहले से ही आपकी हर चीज़ यहाँ पे डिसाइडेड होती है, ठीक है। अपना कुछ भी नहीं है, आजीविका कमाओ और बस, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, सब पहले से डिसाइडेड है अपना। ये आजीविका का मानना था, ठीक है। बाकी आपसे ये भी पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध को जो आपका एनलाइटनमेंट है वो कब प्राप्त हुआ, ठीक है। किस आपकी जो ईयर में प्राप्त हुआ। अब इसका आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको अनुमान लगाना है। अनुमान कैसे, कि आपको पता है कि गौतम बुद्ध ने 29 की एज में आपको बताया कि घर छोड़ा, और कहते हैं कि 6 साल की तपस्या के बाद 35 की एज में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। तो इनका जन्म जो आपका 563 BC में है, वहाँ से आप अपना 35 निकाल लो, तो आपको करीब 528 के आसपास जो है 528 BC के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ इनको जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अगला आपका, वैदिक साहित्य की कौन सी विशिष्ट श्रेणी गद्य में लिखी गई है और भजनों तथा यज्ञ अनुष्ठानों के अर्थ की व्याख्या करती है। विच स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ वैदिक लिटरेचर इज रिटन इन प्रोस एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ हेम्स एंड सेक्रीफाइशियल रिचुअल्स। जो आपकी यज्ञ होता है ना, बलि वगैरह, उनके बारे में, भजनों के बारे में जो गद्य में आपकी लिखी गई है, वैदिक साहित्य कौन सी है। आपके अगर कोई यज्ञ वगैरह हो तो कौन करवाते हैं, पंडित जी, ब्राह्मण करवाते हैं ना। तो आपको इसे याद रखना है, ब्राह्मण। हालांकि ये ब्राह्मण ग्रंथ अलग है, बट आपको याद रखना है कि ब्राह्मण, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। आरण्यका के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो है जंगलों के बारे में है। जब आपके ऋषि जंगलों में जाके, अरण्य में जाके कुछ लिखते थे, फॉरेस्ट में, तो उसे बोलते थे आरण्यक, वो ग्रंथ। उपनिषदों में आपको बताया कि फिलोसफी देखने के लिए मिलती है, जो आपके दर्शन के सारे विषय हैं वो आपको उपनिषद में देखने के लिए मिलते हैं। ब्राह्मण्स आर प्रोज टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग वैदिक हिम्स एंड सेक्रीफाइशियल रिचुअल्स। इनमें आपकी जो वैदिक मंत्र और यज्ञ की विधियों का व्याख्या करते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। दे बिलोंग टू द लेटर वैदिक पीरियड। आपका जो उत्तर वैदिक काल है ना, उससे ये आपकी ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। जो आपका लेटर वैदिक पीरियड था, कब से कब तक, 1000 से 600 BCE, 1000 से 600 ईसा पूर्व का आपका जो काल है वो। प्रत्येक वेद का अपना ब्राह्मण है, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है। ईच वेद हैज इट्स ओन ब्राह्मण। फॉर एग्जाम्पल, ऐत्रेय ब्राह्मण जो आपका ऋग्वेद का है, यानी कि हर एक जो आपका वेद होता है ना, उसका आपका एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। उपनिषद दर्शन पे केंद्रित है, न कि कर्मकांड पे। उपनिषद फोकस ऑन फिलोसफी नॉट रिचुअल्स। तो उपनिषदों में तो क्या है कि जीवन के बारे में सारी व्याख्या की गई है, कि आप कौन है ना, आत्मा क्या है, जीव क्या है, ये जो सारी आपकी चिंतन है, कि व्यक्ति कैसे अपने को जान सकता है, ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी, ये उपनिषदों में आपकी बताई गई है, ठीक है, फिलोसफी। इनके बारे में एक आपका सीरियल भी बन रखा है, उपनिषद गंगा, जो आपका इंडिया का काफ़ी बेहतरीन वो आपका है। आप देख सकते हैं, अगर आपके पास कभी लाइफ में आपको कुछ ऐसा चिंतन करने का आपका मन हो, और अगर आपके पास समय हो तब। एट विच हड़प्पन साइट वॉज द फेमस ग्रेट बाथ डिस्कवर्ड। हड़प्पा के किस स्थल पर प्रसिद्ध विशाल स्नानागार की खोज की गई थी, ठीक है। तो आप देखो, जब गर्मी का मौसम होता है, ठीक है, जब आपका गर्मी चल रही होती है, तब हमारे अंदर एक अलग ही स्नान करने की एक, मतलब, चुलबुलाहट अंदर रहती है ना, कि जल्दी से जाके मैं बाथ टब के अंदर घुस जाऊँ, ठीक है। जब आपका बाथ टब होता है, ग्रेट बाथ टब, उसके अंदर मैं घुस जाऊँ, तो उसके लिए आप दौड़ लगाते हो। तो मोहन जो नहाने के लिए दौड़े थे, वो आपके मोहनजोदड़ो, ठीक है। जेठालाल बोलता है ना भिड़े को कि मोहन जो दौड़े थे उस काल का। तो मोहन जो दौड़े थे, मोहन किस लिए दौड़े थे, मोहन नहाने के लिए दौड़े थे। और नहाने के लिए कहाँ जाएंगे, ग्रेट बाथ में, विशाल स्नानागार में, जो आपका मोहनजोदड़ो है, ठीक है। ऑप्शन सी। मोहनजोदड़ो की आपकी जो डिस्कवरी है, खोज है, वो किसने करी थी, तो वो करी थी आपकी 1922 में, 1922 में। और वो किसने करी थी, राखलदास बनर्जी ने, ठीक है। राखलदास बनर्जी ने आपकी इनकी खोज करी थी, बनर्जी। और ध्यान रखना, ये आपका जो मोहनजोदड़ो है, ये पाकिस्तान में, हड़प्पा भी आपका पाकिस्तान में, ठीक है। राखलदास आपका जो बनर्जी है, उन्होंने करी थी, राखलदास बनर्जी ने, ठीक। और हड़प्पा भी आपको पता है कि इससे एक साल पहले 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने करी थी। दयाराम साहनी जी ने, ठीक है, उन्होंने करी थी इसकी, आपकी हड़प्पा की। बाकी मोहनजोदड़ो जो आपका सिंधु रिवर के किनारे है, ठीक है। सिंधु जो आपकी रिवर है, इंडस रिवर है आपकी, जो सिंधु नदी, इंडस रिवर, उसके किनारे आपका स्थित है मोहनजोदड़ो, इंडस रिवर। और बात करें आपकी ये हड़प्पा की, तो हड़प्पा किस रिवर के किनारे है, तो ये आपकी जो रावी रिवर है उसके किनारे, ठीक है, रावी रिवर, रावी नदी जो है आपकी, उसके किनारे है, ठीक है, रावी रिवर के किनारे है। ये दोनों आपके कहाँ पे, पाकिस्तान में है। कालीबंगन जो है, ये आपका, इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी हुई थी आपकी 1952 में, 1952 में। किसने करी थी, अमलानंद घोष बाबू ने करी थी, ठीक है। अमलानंद, अमलानंद जो आपके घोष हैं, उन्होंने करी थी। और ये आपका कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है, भारत में है। किस नदी के किनारे है, तो ये घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। घग्गर रिवर है आपकी, उसके किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। लोथल जो है, ये आपका गुजरात में है, ठीक है। ये भोगवा रिवर के किनारे है, ठीक है, भोगवा रिवर के तट पे है, भोगवा रिवर।
ये आपका गुजरात में है, ठीक है, गुजरात और गुजरात में, गुजरात में है। और ये आपका कालीबंगन राजस्थान में है, राजस्थान में। और बाकी ये आपके जो बचे हुए हैं दोनों, ये आपके कहाँ पे है दोनों, ये दोनों आपके पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान में। आगे चलते हैं। द ग्रेट बाथ वाज डिस्कवर्ड एट मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार की खोज मोहनजोदड़ो में हुई थी। इट इज़ कंसिडर्ड एविडेंस ऑफ रिचुअल बाथिंग एंड एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग। ये धार्मिक स्नान और उन्नत नगर नियोजन का प्रमाण है। जैसे आप देखते हैं ना कि अभी जैसे कुंभ हुआ आपका, ठीक है, तो कुंभ में काफ़ी लोग जो है प्रयाग पे आपके नहाने गए। एक धार्मिक स्नान था वो, ठीक है, रिचुअल आपका बाथिंग था। तो ठीक वैसे ही उस जमाने में आपके जो है ऐसा अनुमान लगाते हैं कि एक धार्मिक स्नान जो है आपका वहाँ पे होता था। एक बड़ा सा आपका जो है ग्रेट बाथ, ठीक है, आपका एक बड़ा सा स्विमिंग पूल आप जिसे मान सकते हैं। वो आपका सारे वहाँ जो हड़प्पा वाले हैं, वो आपके मोहनजोदड़ो सभ्यता के जो आपके लोग हैं, वो इकट्ठा होते थे और नहाते भी थे, ठीक है। और गाना वगैरह भी गुनगुनाते होंगे कि आज ब्लू है पानी पानी और दिल भी शानी शानी, आजा ऑन द बीच यारा है, ऑन द बीच नहीं, इन द ग्रेट बाथ, ठीक है। तो ये आपका कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। यह पक्की ईंटों से बना था और बिटुमेन से जल रोधक बनाया गया था। द स्ट्रक्चर वॉज मेड ऑफ पैक्ड ब्रिक्स विथ वाटर प्रूफिंग यूजिंग बिटुमेन। तो ठीक है, पक्की ईंटों से इसे बनाया गया था और बिटुमेन से जो है ये आपका वाटर प्रूफिंग से बनाया गया था। लोथल जो है अपने डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है। लोथल इज फेमस फॉर इट्स डॉकयार्ड। सातवाहन साम्राज्य के किस शासक को साहित्य कृति गाथा सप्तशती की रचना का श्रेय दिया जाता है? विच रूलर ऑफ द सातवाहना एम्पायर इज क्रेडिटेड विथ कंपोजिंग द लिटरेरी वर्क कथा सप्तशती? तो ये किसने लिखी है कथा सप्तशती? ये लिखी है हाल ने, ठीक है। इसका हल क्या है, हाल है। हल किसे बोलते हैं, आपका जो गणित में उत्तर को बोलते हैं ना, हल, ठीक है, वैसे इसका आपका हल होगा हाल। इन्होंने ये लिखी है। बाकी सिमुक जो है वो इसके आपके फाउंडर हैं, इस डायनेस्टी के, ठीक है, संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। इन्होंने इसे फाउंड किया था, सातवाहन डायनेस्टी को। द प्राकृत लिटरेरी वर्क कथा सप्तशती वाज कंपोज्ड बाय सातवाहना रूलर हाला। तो हाला ने इसकी रचना करी थी और इसमें लगभग आपके 700 पद हैं जो प्रेम और सामाजिक जीवन पर आधारित हैं। इट कंटेन्स अराउंड 700 वर्सेस फोकस्ड ऑन लव एंड सोशल लाइफ। एक तो प्रेम के बारे में है कि तुम चांदनी की कोर प्रिय, मैं पेड़ की छाँव प्रिय, आप जो भी कुछ भी आप तुक्का लगा सकते हो, ऐसे कुछ प्रेम के आपके उसमें लिखे गए हैं कि तुम मेरे दिल में ऐसे आई, जैसे कुछ भी आ जाता है, ठीक है, जैसे बिन बिन मौसम के बारिश आई। तो ऐसे कुछ प्रेम के उसमें आपके अलग अलग लिखे गए हैं। और वही बात है ना, जैसे आपका जो हाल जी हैं उन्होंने लिखा आपका प्रेम के बारे में। जैसे जेठालाल कहता है ना कि आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बबीता, तो वैसे इन्होंने भी कुछ कविता की जगह कुछ और मतलब प्रेम के बारे में सुनाया था। और आपकी जो सोशल लाइफ है, सामाजिक जीवन है, उसके बारे में भी आपका इसमें देखने के लिए मिलता है। इस ग्रंथ को सतसई भी कहा जाता है। द वर्क इज ऑल्सो कॉल्ड सतसई। अब सतसई क्यों बोलते हैं? सत देखो, सत किसे बोलते हैं, सात को, ठीक है, सात को बोलते हैं सत। और सही यानी 100। तो सात और आपका 100 यानी 7 × 100 अगर आप करोगे तो आपका 700, इसमें आपके 700 वर्सेज हैं, ठीक है, 700 पद हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी एक सैन्य शासक थे, कवि नहीं थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी वाज ए मिलिट्री रूलर नॉट अ पोइट। तो वो आपके कवि नहीं थे, वो आपके सैन्य शासक थे, क्योंकि इन्होंने कहा भी था कि आज जंग की घड़ी में तुम आह्वान दो, जिस कवि की कल्पना में हो जिंदगी प्रेम गीत, उस कवि हाल को तुम नकार दो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है आपके, इनका लड़ाई में आपका ज़्यादा विश्वास था कि मारकाट मचा दो, ठीक है। जो आपके अवध वजह बोलते हैं ना, वैसे आपके सातकर्णी वैसे थे कि एक ही लड़का और वो भी वांटेड, ये वांटेड थे, ठीक है, ये आपकी लड़ाई में विश्वास करते थे। गुप्त काल के दौरान सिक्कों को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किन शब्दों का उपयोग किया जाता था? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वर यूज्ड टू रेफर टू कॉइन्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? तो आज के ज़माने में आपके जैसे सिक्के चलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं रुपया, ठीक है, तो रुपया वो हम जैसे बोलते हैं, वैसे उस टाइम आपके क्या बोलते थे, उस टाइम आपके बोलते थे दिनार, रूपक और स्वर्ण। तो तीनों ही बोलते थे, एक दो और तीन, ऑप्शन डी, आपके तीनों ही बोलते थे। दिनार, रूपक और स्वर्ण, ये तीनों ही बोलते थे। रूपक जो आप किसके होते थे, चांदी के, सिल्वर कॉइन जो उन्हें बोलते थे रूपक, ठीक है। सिल्वर कॉइन्स को क्या बोलते थे आपके, रूपक बोलते थे, जो चांदी के सिक्के हैं उन्हें। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड कॉइन्स वर रेफर्ड टू एज दिनारा, रूपका एंड स्वर्ण। तो इन्हें तीन प्रकार में आपका कहते थे, दिनार, रूपक और स्वर्ण। दिनार जो है रोमन मुद्रा से प्रभावित स्वर्ण सिक्के थे। दिनारा वर गोल्ड कॉइन्स इन्फ्लुएंस्ड बाय रोमन करेंसी। जैसे आपके रोमनों में चलते थे उस टाइम, वैसे ही हमारे यहाँ भी जो सोने के सिक्के थे उन्हें बोलते थे दिनार। रूपक जनरली रेफर टू सिल्वर कॉइन्स। जो आपके रजत के सिक्के थे, चांदी के सिक्के, उन्हें रूपक बोलते थे। गुप्त स्वर्ण सिक्कों पर अश्वमेध और युद्ध दृश्य अंकित हैं। गुप्ता गोल्ड कॉइन्स depict kings performing Ashwamedha and
मार्शल सीन्स, जो आपके लड़ाई के वगैरह जो आपके सीन हैं, और आपके जो अश्वमेध यज्ञ करते हुए आपके जो सीन है, वो आपको यहाँ पे गुप्त सिक्कों में देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ बापू का और कभी इंडिया का मैप वगैरह आपको देखने को मिलता है ना, ठीक वैसे ही। किस विशिष्ट शिलालेख में सम्राट अशोक ने घोषणा की, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? इन विच स्पेसिफिक एडिक्ट डिड एम्परर अशोका डिक्लेयर ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन? कि तुम सभी मेरे बच्चे हो। वो जैसे जैक बोलता है ना कि ओए मैं तो पापा हूँ इस दुनिया का पापा, मेरा जूस कहाँ गया, मज़ा आ रहा है। तो ये पापा है दुनिया के, ऐसे इन्होंने किस में कहा कि तुम सभी मेरे बेटे हो। तो ये इन्होंने कहा आपका जो पृथक कलिंग का शिलालेख था ना, सेपरेटेड कलिंग रॉक एडिक्ट 1, उसमें। और कलिंग कहाँ पड़ता है आपका, आज प्रेजेंट डे ओडिशा में, ठीक है। ओडिशा में आपका ये देखने के लिए मिलता है। कलिंग का युद्ध अशोक ने कब किया था, तो आपको पता है 261 BC में आपका बैटल ऑफ कलिंग आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कलिंग का युद्ध, बैटल ऑफ कलिंग का, ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलता है। आगे चलते हैं। अशोक ने सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं की घोषणा पृथक कलिंग शिलालेख 1 में की थी। जैसे आप घोषणा करते हैं ना रोज मोबाइल पे कि मेरे बच्चे ने खाना खाया, ठीक है, वैसे ही अशोक ने उस टाइम कह दिया था। और आप तो एक व्यक्ति विशेष के लिए कहते हैं ना, एक इंडिविजुअल के लिए। अशोक ने तो सभी को जैसे प्रेम के रूप में सभी को कहा, सभी को संबोधित करते हुए कहा। जैसे पवन सिंह कहता है ना कि इतने चाहने वालों की भीड़ में कौन मेरा दुश्मन आया है, वैसे अशोक ने कहा कि मेरे बच्चे ने खाना खाया, मतलब सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ऐसी घोषणा की कलिंग के शिलालेख में। जो आपको पृथक कलिंग शिलालेख है एक वाला, उसमें ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन। दिस एडिक्ट रिफ्लेक्ट्स अशोकास धम्म पॉलिसी आफ्टर द कलिंग वॉर। ये शिलालेख जो है कलिंग युद्ध के बाद अशोक की धम्म नीति को दर्शाता है। कैसे अशोक जो है, अशोक का लड़ाई से आपका मन उब गया कि अब मज़ा नहीं आ रहा है, अब हम धर्म के रास्ते पे चलेंगे। और फिर जिन्होंने कहा कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, मैं सभी से प्रेम करता हूँ, आपको भी करना चाहिए। लुम्बिनी स्तंभलेख बुद्ध के जन्म स्थान का उल्लेख करता है। लुम्बिनी पिलर एडिक्ट रिकॉर्ड्स बुद्धास बर्थ प्लेस। आपको पता है कि लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था, नेपाल में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यात्री हेनसांग द्वारा किस प्राचीन विद्वान को विश्व के 4 प्रकाशों में से एक के रूप में वर्णित किया गया था? Which ancient scholar was described as one of the 4 lights of the world by the traveler हेनशांग? हेनशांग आपका फायान, ये कहाँ से आए थे, चाइना से आए थे, ठीक है। तो चाइना का आपका ये था। इसने किस विद्वान के बारे में कहा कि भाई ये दुनिया के 4 प्रकाशों में से एक है? तो इन्होंने कहा आपके जो नागार्जुन है उनके बारे में, ऑप्शन डी, जिन्होंने आपका जो माध्यमिक सूत्र है उसका प्रतिपादन किया था। और नागार्जुन को हम भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं, ठीक है, आइंस्टीन ऑफ इंडिया। भारत का जो आइंस्टीन है वो इन्हें कहते हैं, ठीक है, भारत का आइंस्टीन। तो आपका जो है इन्हें कहते हैं आपके नागार्जुन जी को, ठीक है। इन्होंने माध्यमिक सूत्र का प्रतिपादन किया था, भारत का नागार्जुन, ठीक है। और हैंसंग की अगर हम बात करें तो आपको बताया कि हर्षवर्धन के टाइम ही आया था। और इसका जो हम टाइम मानते हैं करीब ये 630 से आपका 644 AD तक इंडिया में रहा, इतना हम मानते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। हैंसंग ने नागार्जुन को कहा 4 लाइट्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक। और नागार्जुन वाज ए फाउंडर ऑफ माध्यमिक फिलोसफी, जो आपका शून्यवाद है उसके आपके प्रवर्तक थे, ठीक है। अश्वघोष आपको पता है कनिष्क के दरबारी कवि थे। अश्वघोष वाज ए गॉड पोइट ऑफ कनिष्क। और अश्वघोष जो आपके फोर्थ आपकी जो बुद्धिस्ट काउंसिल है उसके आपके जो वाइस चांसलर भी थे, है ना, जो आपके उपाध्यक्ष जो हैं वो आपके यही थे, अश्वघोष। अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे, वसुमित्र। गुप्त प्रशासनिक प्रणाली में महासंधि विग्रह की क्या भूमिका थी? वॉट वॉज द रोल ऑफ द महासंधि विग्रह इन द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? तो जैसे आज हमारे टाइम जो आप देखते हैं ना कि एस जयशंकर है जिसे हम विदेश मंत्री बोलते हैं, वैसे उस टाइम आपके थे महासंधि विग्रह, यानी कि विदेश मंत्री, ऑप्शन सी, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। जो आपके संधि वगैरह के बारे में कौन देखता है, विदेश मंत्री देखता है कि भाई हमें इस देश के साथ कैसे संबंध रखना है, ठीक है, संधि वगैरह करनी है नहीं करनी है, ऑप्शन सी फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, ये आपका विदेश मंत्री होता था। ही हैंडल्ड डिप्लोमेसी अलायंसेज एंड ट्रीटीज, यानी कि वो आपका कूटनीति के बारे में देखता था कि भाई किसके साथ हमें कैसे संबंध रखना है। अलायंस बनाता था कि भाई किसके साथ हमें संधि मतलब करनी है, किसके साथ नहीं करनी है। जैसे आज इंडिया जो है थोड़ा रशिया की साइड है, ठीक वैसे ही। और जो आपके गठबंधनों के जो कार्य हैं वो देखता था। अन्य अधिकारी जो है आपके वो कुमारात्य और ऊपरी का जो आपको पता है कि जो आपके स्टेट को देखते थे वो थे, ठीक है। जो आपका आज सीएम है ना, वैसे उस टाइम आपके ये होते थे, गाँव में आपका ग्रामीण वगैरह हो गया वो। किस मुगल सम्राट ने वर्ष 1586 में कश्मीर के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? विच मुगल एम्परर लेड ए मिलिट्री एक्सपेडिशन अगेंस्ट कश्मीर इन द ईयर 1586? तो देखो ये आपका टाइम पीरियड किसका है, ये आपको सबको पता है, ये टाइम जो है आपका अकबर का है, ऑप्शन सी अकबर का। क्योंकि ये सारे जो इनका टाइम पीरियड अलग है, क्योंकि अकबर ने कब से कब तक रूल किया, अकबर ने आपका 1556 से लेकर आपका 1605 तक रूल किया था, ठीक है। यहाँ तक तो ये किसके बीच आता है, ये 1586 इसी टाइम के बीच तो आता है। तो अकबर ने आपका कश्मीर के खिलाफ
आपका अभियान किया था। अब देखो अकबर ने क्या किया कि आपको पता है कि 1563 और 64 में, यानी कि 1563 और 64 में आपकी जो तीर्थ यात्रा कर और जो जजिया कर है वो हटा दिए, ठीक है, ऐसे हटा दिए। तो जजिया कर हटाने के लिए आपका कश्मीर का अकबर किसे बोलते हैं, क्योंकि उसने क्या किया, जजिया हटा दिया, यानी कि अकबर ऑफ कश्मीर किसे बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कश्मीर का अकबर, अकबर ऑफ कश्मीर किसे बोलते थे, तो बोलते जैनुलाब्दीन को, ठीक है। जो आपका जैनुलाब्दीन था ना, उसने भी आपका क्या किया, उसने जजिया हटा दिया कश्मीर में, तो आपका था जैनुलाब्दीन, ठीक है। जैनुलाब्दीन था, उसे बोलते हैं कश्मीर का अकबर, ठीक है, जैनुलाब्दीन, जैनुलाब्दीन, ठीक है, जो आपका उसे कहते हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत में सबसे पहले जजिया किसने लगाया था, जजिया कर, तो वो आपका लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। इंडिया में जो जजिया इंट्रोड्यूस कराया था, जजिया कर, जो आपका जजिया कर है, वो सबसे पहले भारत में कौन लेकर आया था सबसे पहले, तो वो आपका मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया था, ठीक है, ध्यान रखना। मोहम्मद बिन, आपका जो कासिम है ना, आपका कासिम, मोहम्मद आपका जो बिन कासिम, ठीक है, बिन आपका कासिम, वो आपका लेकर आया था, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो ये आपका लेकर आता है, और आपको पता है कब लेकर आता है, तो ये 712 में आपको देखने को मिलता है, 712 ईस्वी में, ठीक है, 712 में अकबर ने किया था ये आपका 1586 में कश्मीर के खिलाफ आपका अभियान। और कश्मीर वाज एनेक्स्ड इनटू द मुगल एम्पायर आफ्टर दिस कैंपेन। इस अभियान के बाद कश्मीर का जो मुगल साम्राज्य में विलय हो गया। जहांगीर लेटर डिस्क्राइब कश्मीर एज पैराडाइज ऑन अर्थ। जहांगीर ने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा, कि भैया हबीबी स्वर्ग तो यहाँ पे है, कश्मीर में है, जहांगीर ने ऐसा कहा। ऐतिहासिक सामूगढ़ का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया था, यानी आपका जो बैटल ऑफ सामूगढ़ है वो किसके बीच लड़ा गया था, तो देखो अकबर और हेमू के बीच कौन सा हुआ था, वो आपको बताया कि 1556 में नवंबर में आपका हुआ था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। आपको बताया कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध है ना, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का दूसरा युद्ध ये हुआ था, ठीक है। इसमें आपको बताया कि अकबर की जीत हुई थी और हेमू हार गया था। अकबर की ओर से बैरम खान ने आपका जो है मोर्चा संभाला था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा हुआ, तो देखो ये अकबर और हेमू वाला तो होने से रहा, जो ये सामूगढ़ का युद्ध है वो कब हुआ था, वो हुआ था आपका 1658 में, ठीक है। और ये आपकी तब की बात है। अब आप बात करते हैं ऑप्शन सी की, बाबर और इब्राहिम लोदी की, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत ये कब हुआ था, तो ये आपको पता है कि 1526 की ये बात है, 1526 की, ठीक है, 1526 की बात है। इस टाइम भी ये आपका होने से रहा। हुमायूं और शेरशाह सूरी, इनके बीच भी आपको बताया कि 1539 और 40 में दो युद्ध हुए थे, इसमें और आपका 40 में, ठीक है, दो युद्ध हुए थे, कन्नौज, बिलग्राम वाला, चौसा वाला। तो ऑप्शन बी होगा इसका, बचा कौन सा, ऑप्शन बी। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच दिल्ली के गद्दी को लेकर कि भाई शाहजहां के बाद जो है राजा कौन बनेगा, इसके लिए युद्ध हुआ था। तो औरंगजेब जो आपका जीत जाता है, ठीक है, ये इनके बीच हुआ था। इट वाज पार्ट ऑफ द मुगल वॉर ऑफ सक्सेशन, ये उत्तराधिकार का युद्ध का हिस्सा था, और औरंगजेब आपका जीतता है और फिर उसका जो है राज्याभिषेक होता है। तुगलकाबाद शहर का निर्माण करने के लिए कौन सा शासक जिम्मेदार है, विच रूलर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द सिटी ऑफ तुगलकाबाद। तो देखो ऑप्शन ए कहता है अलाउद्दीन खिलजी। तो भाई खिलजी हो गए, तुगलकों का शहर क्यों बसाएगा भाई, तो ये तो आपका वैसे भी गया। और अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, इसने कब से कब रूल किया, तो आपका 1296 से आपका 1316 तक, ठीक है, इसने यहाँ तक आपका रूल किया, 20 साल इसने लगभग आपका शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। गयासुद्दीन तुगलक ने आपका तुगलकाबाद जो शहर है वो बसाया, ध्यान रखना, गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया। और ये जो है आपका किससे इसने आपको बताया कि 1320 से लेकर आपका लगभग 25 तक आपका शासन किया, ठीक है, 5 साल। इसका जो आपका दिल्ली का एक फकीर था, यानी कि जो सूफी संत मानते हैं, निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक में क्या है, बनती नहीं थी। तो गयासुद्दीन तुगलक बाहर गया हुआ था बंगाल साइड अभियान करने, तो इसकी वहाँ से अनबन हो गई निजामुद्दीन औलिया से दिल्ली में बैठे बैठे। तो इसने निजामुद्दीन औलिया को एक पत्र लिखा, अल्टीमेटम दिया कि देख, जब तक मैं दिल्ली आऊँ तो यहाँ से चला जाना चाहिए, ठीक है, वरना अच्छा नहीं होगा। तो ये कंट्रोवर्सी हुई भाई। इस पे आपका एक बयान दिया किसने, निजामुद्दीन औलिया जी ने, जो आपका एक ऐतिहासिक कहावत बन गई वहाँ से। उन्होंने कहा गयासुद्दीन तुगलक को कि बेटे अभी दिल्ली दूर है ना, दिल्ली अभी दूर है, क्योंकि उस टाइम आपको पता है कि दिल्ली इंपॉर्टेंट सेंटर था, दिल्ली सल्तनत में राजधानी हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली अभी दूर है, हुआ भी वैसा ही। ये जब वापस आ रहा था तो इसके बेटे ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसे जूना खान बोलते हैं, उसने आपका बसाया था एक लकड़ी का महल। तो उस पर ये सेलिब्रेट कर रहे थे,
बियर वगैरह खोल रहे थे, मतलब आप जैसे नॉर्मल आप इमेजिन कर लीजिए कि मदिरा वगैरह के चेयर्स कर रहे थे, चीयर्स चीयर्स कर रहे थे, और वहीं से वो गिर गया, आपका लकड़ी के जो आपका महल था वो गिर गया, और उसके नीचे दब के आपका जो है गयासुद्दीन तुगलक मर गया। तो एक कहावत सत्य सिद्ध हुई कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली पहुंच ही नहीं पाई और बाहरी फील्डिंग सेट हो गई। तो इसे तुगलक वंश की दुर्गयुक्त राजधानी के रूप में बनाया गया। इट वॉज बिल्ट एज अ फोर्टिफाइड कैपिटल ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, किसे, तुगलकाबाद शहर को। फिरोज शाह तुगलक ने बाद में आपका जो फिरोजाबाद बसाया था, और फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी शहर बसाए थे, जैसे आपका हिसार हो गया है ना, हिसार जो है आपका ये भी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। आपका जौनपुर हो गया है ना, जौनपुर भी जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, ठीक है, जौनपुर। और फिरोज शाह तुगलक ने आपको पता है कि अस्पताल भी बनाया था, उस अस्पताल का नाम क्या था, ये भी आपका पूछ लेता है। हॉस्पिटल बनाया था, ठीक है, हॉस्पिटल का नाम क्या था भाई, हॉस्पिटल का नाम पूछता है कभी कभी आपसे कि उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था दारुल शफा, ठीक है, दारुल शफा, ये उसका नाम आपको देखने के लिए मिलता है। दारुल शफा नाम था उस अस्पताल का, दारुल शफा। आगे चलते हैं। चिंगफोर्स विद्रोह जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विद्रोह था, भारत के किस आधुनिक राज्य से संबंधित है, ठीक है, द सिंगफोर्स रिबेलियन, ए सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल अपराइजिंग इज एसोसिएटेड विद विच मॉडर्न डे इंडियन स्टेट। तो ये आपकी जो सिंगफोर्स एक आपकी ट्राइब थी, असम में ये रहती थी, ठीक है, असम साइड ये आपकी रहती थी, तो इन्होंने विद्रोह किया था, ठीक है, असम से आपका रिलेटेड है। इट वॉज ए ट्राइबल अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन द 19th सेंचुरी। तो यह आपके जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ आपका 19वीं शताब्दी में जनजातीय विद्रोह था। कहा कि तुम हमारे क्षेत्र से बाहर रहो, है ना, हम हमारे अंदर ये आप हस्तक्षेप मत करो कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे वगैरह वगैरह, हम पहले से ही आज़ाद हैं तो तुम बाहर ही रहो, ज़्यादा हमारे अंदर इंटरफेरेंस मत करो। सिंगफोर्स आर एन इंडो मंगोलाइड ट्राइब ऑफ असम एंड अरुणाचल रीजन। सिंगफोर्स जो आपकी इंडो मंगोलाइड आपकी जनजाति है, असम और अरुणाचल क्षेत्र की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स टू एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो कौन सा वो देता है। ऑप्शन ए का आपको कहता है धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना पोषण करना, टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस पर्पजेस, कि भाई आप अपने धर्म के लिए आप अपने इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो और उनका पोषण कर सकते हो। जैसे आप देखते हो ना कि ये तो आपका सही है, क्यों सही है, कि आपने देखा होगा कि जैसे गुरुकुल हो गए, मदरसे हो गए, ये खुलते हैं, तो ऑप्शन ए तो आपका बिल्कुल सही है। तो इससे आपका ऑप्शन भी तो एलिमिनेट होता है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि ऑप्शन केवल 2 और 3 सही है। क्यों भाई, हमें पता है कि पहला भी सही है, ठीक है, तो ये तो गया। ऑप्शन बी क्या बोलता है कि धर्म के मामले में अपने कार्यों का प्रबंधन करना, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। अब जब भाई खुद का ये खोल ही रहे हैं, तो धर्म के मामलों में तो ये अपना खुद ही चलाएंगे ना भाई। जो आपके ये सारे जो आपके धार्मिक संप्रदाय हैं, जो आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं, जो आपके सारे ये चलाते हैं, तो ये भी आपका सही है, दूसरा भी। तो ये आपका ये वाला भी गया, 1 और 3 वाला। और ये जो आपका बोल रहा है कि 1 और 2, इसमें भी आपको आपकी विचार करना है, क्योंकि अभी हमने तीसरा वाला नहीं देखा है। तीसरा क्या बोलता है, टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अर्जन करना। तो ये भी करते हैं धार्मिक संप्रदाय, आपको बताया कि कई सारे आपके जो अलग अलग ये मदरसा गुरुकुल हैं, ये आपके अलग अलग चीज़ें चलाते हैं, अलग अलग इनके पास संपत्ति होती है। तो ये सारी करेक्ट है, ऑप्शन डी, ठीक है, 1, 2 और 3, ऑप्शन डी होगा आपका, ऑप्शन डी, ठीक है। ये उनके धार्मिक मामलों के प्रबंधन, चल और अचल संपत्ति सबसे आपका रिलेटेड है। These rights are subject to public order, morality and health। ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन होते हैं। अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता देता है, जबकि अनुच्छेद 26 समूहों पर लागू होता है। आर्टिकल 25 गिव्स इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वाइल आर्टिकल 26 अप्लाइज टू ग्रुप्स। ठीक है, तो आपको बताया कि आपका जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके ये सारे आर्टिकल आते हैं, जो आपका फंडामेंटल राइट है उसमें। तो 25 अनुच्छेद बोलता है कि व्यक्ति जो चाहे ना, वो अपनी उसकी पूजा वगैरह कर सकता है, उसके पर्सनल रूप से उसे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, वो अपने अपने विश्वास में वो पूजा कर सकता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉन जस्टिसिएबल। ये आपके जो सारे यहाँ प्रावधान दे रखे हैं, इनमें से ऐसा कौन सा प्रावधान है जिसके लिए आप न्यायालय यानी आपका जो कोर्ट है वहाँ आप जाएंगे, आप वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप वहाँ जाएंगे भी तो उस पर सुनवाई नहीं होगी, और वो आपको न्यायालय जो आपको उसके मामले में जस्टिस नहीं दे सकता। तो वो कौन सा है। देखो, फंडामेंटल राइट के लिए तो तुम जा सकते हो, आपका जो कोर्ट है वहाँ, ठीक है, फिर आपको पता है कि वो रेट जारी करेंगे। ऑप्शन बी बोलता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके लिए आप नहीं जा सकते। प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, नागरिकता के मामले में भी आप जा सकते हो। कल को मान ले कि आपको कोई भी पुलिस वाला ये कह दे कि ये तो भारत का नागरिक ही नहीं है, ये तो बांग्लादेशी है या भारत में रह रहा है, ठीक है,
तो अब आप क्या करोगे, आप कोर्ट में जाओगे और बोलोगे कि देखो साहब, आप वकील करोगे कि मेरे पास ये सारे सबूत हैं, मैं मेरे दादा परदादा यहाँ रहते आए हैं, तो इसके लिए आप जा सकते हो। ऑप्शन डी बोलता है आपका उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, तो ये भी है। तो ऑप्शन बी नहीं है, ठीक है, ये आपका जो है नॉन जस्टिसिएबल है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपकी क्या है, एक सलाह है, किसके लिए, जो सारे आपके राज्य हैं ना उनके लिए, कि भाई आप जो है कैसे इसमें कानून बना सकते हो। और सेंटर के लिए भी है कि तुम इनकी हेल्प ले सकते हो, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है, ये बाउंडेबल नहीं है कि आपको ये करना ही करना पड़ेगा, नहीं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, यानी कि आपके संत महात्माओं के प्रवचन जैसे हैं, आप माने या ना माने, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ये आपके नॉन जस्टिसिएबल है डीपीएसपी जो है, और ये किस में है, आपके पार्ट 4 में इन्हें मेंशन किया गया है, और उसमें भी आपका आर्टिकल 36 से 51 के बीच, ठीक है। और अदालतें इन्हें लागू नहीं कर सकती, लेकिन शासन के लिए मौलिक है। कोर्ट्स कैन नॉट एनफोर्स देम बट दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। अब इनकी जरूरत पड़ती है शासन में, मौलिक, क्योंकि आपको पता है कि सारी चीज़ें इनमें आपको, जैसे दारू वगैरह पे निषेध वगैरह जो है, अच्छी अच्छी जो बुरी बुरी आपकी जो सारी चीज़ें वो इनमें देखने के लिए मिलती हैं। सारी आपकी जो बातें हैं कि भाई गवर्नमेंट आपके जो है श्रमिक हैं उनके लिए सहायता करेगी, जो आपकी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए सहायता करेगी, तो सारी चीज़ें पोषण वाली वगैरह सब इनमें है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत लागू किए जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिएबल अंडर आर्टिकल 32। ये आपको पता है कि रिट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके तहत। रिगार्डिंग द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब देखो होता क्या है कि ये जो आपके आईएएस आईपीएस वगैरह जो सारे बनते हैं ना यूपीएसपी, ये एक बहुत बड़े लेवल पर आपका स्कैम चल रहा होता है। स्कैम कैसे, मैं ये नहीं कहता आपको कि इसमें पूरा ही भ्रष्टाचार है, पूरा भ्रष्टाचार कभी कर भी नहीं सकते, क्यों, सभी को पता लग जाएगा कि ये तो सीधा साधा है। तो ये करते क्या है, मान लो ये 1000 कैंडिडेट आपका सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसा मुझे अभी तक लग रहा है ना वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो उसमें से ये क्या करते हैं कि आपके करीब 100 के करीब आपके अच्छे अच्छे आदमी को जो आपके ऑनेस्ट हैं उन्हें ले लेंगे, ठीक है। बाकी भाई इसमें जो जाते हैं ना, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इसमें धांधली तो होती है, 100% आपका होती है धांधली इसमें। कैसे नहीं होती, ये सारे मूर्ख बनाते हैं। कोचिंग वालों को क्या है, अपना धंधा चलाना है। कोचिंग वाले बोलते हैं कि आईएएस का कोर्स करने के बाद आप कभी किसी व्यक्ति को उसके कलर को लेकर जज नहीं कर सकते, आप किसी स्त्री पे हंस नहीं सकते, ये सब कहने की बातें हैं। ये जो सारा भ्रष्ट सिस्टम है ना, ये किसने बना रखा है, ये सारे नेताओं ने और ये ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर तो बना रखा है, ठीक है। ये सब आप देखते हैं ना, इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं कि आप में क्या क्वालिटी है कि हम आपको लें। तो जब वो अंदर पहुंचते हैं ना कि आप में क्या क्वालिटी कि हम आपको आईएएस में सेलेक्ट करें, है ना, हम आपको सेलेक्ट करें, तो वो सीधा ये बोलता है कि सर मेरे पास 40 लाख है, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वो कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड। तो देखो सरकारी महकमों में ऐसा चलता है, चीज़ें होती हैं, बैकडोर एंट्री भी होती है, आपको पता ही है। बाकी हम क्लेम नहीं कर सकते कि भाई ऐसा ऐसा होता है, वरना कल को ये हमको उठा ले कि तुम कौन हो जो न्यायाधीश बनते हो। बाकी देखो ये आपको पता है कि होता है, ये 100% होता है, क्यों, कई सारे ऐसे आईएएस बन रखे हैं जो आपके जो फिजिकली चैलेंज्ड है ना, उनके, यानी कि कहते हैं कि हम शारीरिक रूप से विकलांग हैं, मतलब हद हो गई भाई। कहते हैं कि हम शारीरिक रूप से विकलांग हैं, हम फिजिकली चैलेंज्ड हैं, और सर्टिफिकेट से ये उस कोटा से जो आपका ये बन जाते हैं, ठीक है। और इन्हें शर्म भी नहीं आती इन हरामखोरों को। इनके गोवा के जो बीच हैं वह इनके भागते हुए, ठीक है, एंजॉय करते हुए इनके वीडियो पड़े हैं, और कहते हैं कि हम पैरों से चल नहीं सकते। तो इंडिया में क्या है कि आप मतलब फिजिकली आप कैसी हो, आप प्रेजेंट कैसी हो, ठीक है, आप आपके जो कागज है ना, आपके जो डॉक्यूमेंट है उनमें आप कैसे, वो मायने रखता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसी मतलब हद पार हो रखी है करप्शन की। तो वही आपकी जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या सही है। ऑप्शन ए बोलता है द कॉन्स्टिट्यूशन फिक्सेस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मेंबर्स। संविधान जो है सदस्यों की सटीक संख्या निर्धारित करता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ऑप्शन बी बोलता है कि हाफ ऑफ द मेंबर्स मस्ट हैव हैड ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। कि आधे सदस्यों ने कम से कम 10 सालों तक सरकार के अधीन पद धारण किया होना चाहिए। कि भाई आप जितने इनके अंदर आपके जो मेंबर हैं उनमें से कम आधे मेंबर ऐसे होने चाहिए जिन्होंने कम से कम 10 ईयर जो है गवर्नमेंट के नीचे कोई काम किया हो, गवर्नमेंट के नीचे, ठीक है, कोई पद धारण किया हो। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट होगा। संविधान जो है यूपीएससी सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फिक्स द नंबर ऑफ यूपीएससी मेंबर्स। और ये तो हमने देख ही चुके हैं कि कम से कम 10 साल जो है आधे सदस्यों का तो होना चाहिए तजुर्बा। द टेन्योर ऑफ यूपीएससी मेंबर्स इज 6 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। कि आपके यूपीएससी के जो सदस्य होता है ना उनका कार्यकाल 6 साल होता है वैसे तो, लेकिन 6 साल या 65 वर्ष जो भी आपका पहले हो ना वो, यानी कि मान लो अगर है तो आपका 6 साल का कार्यकाल, लेकिन आप जब बने मेंबर तब आपकी एज थी 62 ईयर, तो आप बस 3 साल और बनेंगे और फिर आप रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। वेतन और सेवा शर्त संसद द्वारा तय की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है।
सैलरीज एंड कंडीशंस आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट नॉट द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो राष्ट्रपति आपका तय नहीं करता, संसद तय करती है। यूपीएससी का उल्लेख जो है आपका, इसका जो यूपीएससी का जो मेंशन है किस आर्टिकल में, आपका 315 से 323 के बीच है। ठीक है, 315 से लेकर 323 के बीच है। पंचायती राज के संदर्भ में ग्राम सभा को क्या सटीक रूप से परिभाषित करता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पंचायती राज, व्हाट एक्यूरेटली डिफाइंस ए ग्राम सभा? तो ये आपका क्या करता है? ऑप्शन ए बोलता है कि इट इज़ द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द विलेज, ये गांव की कार्यकारी संस्था है। ऐसा तो नहीं है। ये पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष स्तर है, इट इज़ द टॉप टियर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, तो ये भी नहीं है। क्योंकि पंचायती राज का टॉप टियर क्या होता है? गाँव में तो आपको देखने को मिलता है कि जिला परिषद जो है वो होता है, पंचायती राज में तो जिला परिषद होता है ना सबसे ऊपर, ये तो नहीं होता है। ऑप्शन डी बोलता है कि ये राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक समिति है, इट इज़ ए कमिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन बी, इसमें जो है आपका ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में रहने वाले सभी मतदाता शामिल होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल वोटर्स रिजाइडिंग इन द जुस्टिफिकेशन ऑफ ए विलेज पंचायत। जो आपकी पंचायत होती है ग्राम पंचायत, उसकी जो आपकी जुस्टिफिकेशन है, क्षेत्राधिकार है, उसमें जितने भी वोटर है ना, वो आपकी जो ग्राम सभा उसे डिफाइन करती है। ठीक है, उसके अंडर आते हैं सारे। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम अंडर द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके बारे में हम पहले बहुत बात कर चुके हैं, तो अब ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले की क्लास में भी आपका क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। ठीक है, ग्राम सभा योजनाओं, कार्यक्रमों और सार्वजनिक सामाजिक अंकेक्षण को स्वीकृति देती है। ग्राम सभा अप्रूव प्लान्स, प्रोग्राम्स एंड सोशल ऑडिट्स। ठीक है, कि कितना पैसा कहाँ कैसे जाएगा, थोड़ा बहुत गाँव में आपके जो कार्यक्रम वगैरह हैं सारी ग्राम सभा मैनेज करती है। विलेज पंचायत इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी नॉट ग्राम सभा। ये जो सारा आपका कार्यक्रम आपकी जो करते हैं ना, एग्जीक्यूट करते हैं, वो आपकी विलेज पंचायत होती है, ग्राम सभा नहीं होती है। ग्राम सभा का काम क्या है कि योजना वगैरह, कार्यक्रम वगैरह और सामाजिक अंशेकरण को स्वीकृति देना है ना, अप्रूवल। बाकी करना क्या है, कैसे, सब कुछ जो आपका ये सारा ग्राम पंचायत करती है। ठीक है, उच्च न्यायालय के जो आप न्यायाधीश हैं, हाईकोर्ट के जो जज हैं, उनका जो वेतन है और भत्ते हैं वो किस निधि पर पारित होते हैं? द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ हाई कोर्ट जजेस आर चार्ज टू विच फंड, यानी कि इनके जो पेमेंट आता है वो किस आपकी किससे आता है? तो वो आपका हाई कोर्ट का जो आता है वो आपकी राज्य की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से आपको मिलता है इनको पेमेंट। ऑप्शन बी। ठीक है, संचित निधि से राज्य की। दे आर नॉन वोटेबल इंश्योरिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये मतदान योग्य नहीं होते, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता बनी रहती है। यानी कि आपके जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं ये वोट नहीं कर सकते। अगर ये वोट करेंगे तो आपको पता है कि ये किसी की ओर झुके हुए हैं, तो फिर ये न्यायालय में ये कैसे स्वतंत्र रहेंगे? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आपके जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनका वेतन भारत की संचित निधि में होता है, इनके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये आपका सुप्रीम कोर्ट के लिए, और जो आपके स्टेट में होते हैं आपके हाई कोर्ट में जो जजेस, उनके लिए आपकी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है वहाँ से। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है आपका? द प्रोविजंस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 221। ठीक है, 221 में आपको ये राज्य के जो संचित निधि से इनका पेमेंट होता है के बारे में मिलता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने के संघ के कर्तव्य पर जोर देता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन emphasizes the union's duty to protect state from external aggression and internal disturbance? तो देखो, आपका जो नेशनल इमरजेंसी वाला है वो तो आपका आर्टिकल 352 वाला है, 352 वाला। 356 आपको पता है कि प्रेसिडेंट रूल के बारे में है, और 360 जो आपकी वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। तो बचा कौन सा? ऑप्शन बी, आर्टिकल 355 अनुच्छेद 355, ये इसके बारे में आपको बात करता है कि भाई राज्यों को आपके जो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने के लिए आपका जो यूनियन है वो केंद्र जो है, सेंटर को स्टेट आपकी जो स्टेप लेगा ना, स्टेप उठाएगा राज्यों को आपके जो स्टेट है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे? एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से। और बाकी तो इट एक्ट्स एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर आर्टिकल 356, यानी कि आपका जो प्रेसिडेंट रूल है ना उसके लिए बेस ये तैयार करता है। क्यों? क्योंकि इसने एक वर्ड यूज किया यहाँ से, इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति। राज्य में अगर आंतरिक अशांति होगी या बाहर से युद्ध होगा तो फिर राज्य तो संभाल नहीं पाएगा। तो फिर ऐसी कंडीशन में आपका जो स्टेट, आपका जो यूनियन है, वो स्टेट में आपका प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। और बाकी तो ये मैंने बता दिया कि आपके 352 और 360 तो है उससे, इमरजेंसी से। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। द टर्म ऑफ ऑफिस इज 6 ईयर, नहीं। हटाने के लिए केवल लोकसभा में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। रिमूवल रिक्वायर ए सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा ओनली। अब देखो, आपको पता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है ना, जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, वो आपका राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो ऐसे मामलों में तो राज्यसभा का अपर हैंड होगा ना, लोकसभा को क्या होगा? तो ये तो गया, ये भी गया। ऑप्शन डी है कि टेन्योर एंड्स इमीडिएटली अपॉन द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर।
कार्यकाल जो है 5 वर्ष समाप्त होते ही तुरंत खत्म हो जाता है, ये भी गलत है। ये तो है नहीं कि 5 साल हुए नहीं कि जबरदस्ती पकड़ के निकल निकल हो गया तेरा, हो गया, नहीं भाई। जब तक अगला आपका नहीं आ जाता ना दूसरा, तब तक वो संभालता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द सुप्रीम कोर्ट लुक्स इनटू ऑल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन। आपके जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके कोई भी आपका मुद्दा विवाद हो ना, डिस्प्यूट हो, उसके बारे में सुनवाई जो होगा करता है, वो कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है, जांच वगैरह। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टरल कॉलेज ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसमें जो है आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन होते हैं ना, आपकी जो राज्यसभा लोकसभा, उनके जो निर्वाचक मंडल हैं वो आपके जो एमपीज हैं वो आपके इनका वोट करते हैं इनके लिए, ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक पद पर बना रहता है। द टर्म ऑफ ऑफिस इज 5 years, बट द वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यूज अंटिल सक्सेसर अज्यूम्स ऑफिस, ठीक है। जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक ये संभालता है। रिमूवल रिक्वायर्स एन इफेक्टिव मेजोरिटी इन राज्यसभा एंड एग्रीमेंट ऑफ लोकसभा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि उपराष्ट्रपति जो है ये आपका राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, ठीक है, अध्यक्ष होता है, सभापति होता है। तो भाई इसके लिए राज्यसभा में आपका जो है आपको प्रभावी बहुमत यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होंगी। और लोकसभा की तो आपकी क्या होगी, ओनली आपकी बस एक एग्रीमेंट होनी चाहिए, हाँ ठीक है आपने देख लिया तो बस होगी बात। अनुच्छेद 164 ए के अनुसार किस राज्य को जनजातीय कल्याण के लिए समर्पित मंत्री रखना आवश्यक नहीं है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164(1), which state is not required to have a dedicated minister in charge of tribal welfare। देखो आपके कई राज्य हैं जिनके लिए ना एक अलग से पद बना रखा है राज्यों में कि जनजातीय कल्याण के लिए ना जनजातीय कल्याण मंत्री अलग से, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इन 4 राज्यों में से कौन सा राज्य है जिसके लिए ऐसा प्रावधान नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा राज्य वो होगा जहाँ आपकी जो जनजातियाँ हैं, ट्राइबल हैं, आपकी जो सारी ट्राइब हैं वो कम होंगी वहाँ पे, ठीक है। ट्राइबल एरिया वहाँ पे कम होंगे या ना के बराबर होंगे वहाँ पे। झारखंड में तो आपको देखने को मिलता है काफ़ी सारे आपके जनजातीय क्षेत्र हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, तो ये तो आपका है। मध्य प्रदेश उड़ीसा में भी है, तो ऑप्शन डी पंजाब। यहाँ आपको उतनी जनजातियाँ देखने के लिए नहीं मिलती है, तो ऑप्शन डी होगा इसका, ठीक है। झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा इस प्रावधान के अंदर आते हैं। पंजाब इज नॉट ए ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट एंड हैंस एक्सम्प्टेड, क्योंकि पंजाब में ज़्यादा जनजाति नहीं है तो इसे छूट प्राप्त है। दिस प्रोविजन वॉज एडेड टू एड्रेसेस एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये आपका जो प्रावधान है ना कि आपका ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होगा या आपके कुछ 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 राज्यों में, वो किस लिए, ताकि आपके जो ये आपके जो आदिवासी जनजातीय क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजातियों वाले, वहाँ उनका जो है अच्छे से कुछ डेवलपमेंट हो सके इसलिए। नेक्स्ट है आपका घोर तूफानों के दौरान तापमंडल में यानी कि आपका जो थर्मोस्फियर है, तापमान वृद्धि का सबसे संभावित कारण क्या है। वॉट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द टेम्परेचर इंक्रीज इन द थर्मोस्फियर ड्यूरिंग सोलर स्टॉर्म्स। तो क्या है वो, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि आपके यूवी और एक्सरे अवशोषण, पहले भी ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, यूवी एंड एक्सरे अवशोषण, ठीक है। आपका ऑप्शन भी होगा इसका, ठीक है। आपका जो ये आपका शोर तूफानों में आपका जो तापमंडल होता है ना, उसमें आपके थर्मोस्फीयर में आपका तापमान इंक्रीज होता है, उसका कारण यही है आपका यूवी एंड एक्स रे एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये आपका उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषण। ड्यूरिंग सोलर स्टॉर्म्स द सन एमिट्स इंटेंस अल्ट्रावायलेट एंड एक्स रे रेडिएशन, यानी कि सौर तूफानों के दौरान सूर्य से तीव्र प्रबंधनी, ठीक है, इंटेंस अल्ट्रावायलेट और आपकी जो एक्स रे विकिरण है वो निकलता है। ये उच्च ऊर्जा विकिरण तापमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। दीज हाई एनर्जी रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द थर्मोस्फियर। तो ये जो आपके उच्च ये आपके विकिरण वाले हैं ना, इन्हें आपका जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यूवी और एक्सरे के अवशोषण से गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी एंड एक्सरे इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इनके जब ये जो अवशोषण हो जाता है इनका, जब ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो इंक्रीज हो जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण तापमंडल का तापमान भी आपका बहुत अधिक बढ़ जाता है। द राइज इन काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली राइजेस द टेम्परेचर ऑफ द थर्मोस्फियर, ठीक है। तो जैसे ही आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, आपका जो थर्मोस्फियर का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। नदी को विसर्प विकसित करने की अनुमति देने वाला प्राथमिक कारण क्या है। वोट इज द प्राइमरी कॉज दैट अलाउ ए रिवर टू डेवलप मेंडर्स, ठीक है। तो आपको विसर्प किस कारण बनते हैं, तो ऑप्शन बी होगा इसका। कम ढाल कम ढाल वाले मैदानों से बहना, फ्लोइंग थ्रू लो ग्रेडियंट प्लेन्स, जिनकी ढाल कम होती है उन मैदानों में बहने से नदी में विसर्प बन जाते हैं। विसर्प तब विकसित होते हैं जब नदी कम ढाल वाले क्षेत्रों में बहती है जहाँ ऊर्ध्वाधर अपरदन कम होता है। कब बनते हैं आपके, कब डेवलप होते हैं मेंडर्स, व्हेन ए रिवर फ्लोws ओवर ए जेंटल स्लोप विद लो वर्टिकल एरोशन, यानी कि वो जो वर्टिकल एरोशन होता है ना, ऊर्ध्वाधर अपरदन जो करता रहता है वो कम हो जाता है।
तब आपके विसर्ग बनते हैं कम ढाले वाले क्षेत्रों में, ठीक है, जिनकी ढाल कम होती है। मैदानों में नदी का पार्श्व अपरदन नीचे की ओर अपरदन से अधिक होता है। लेटरल इरोजन डोमिनेट्स ओवर डाउनवर्ड इरोजन इन प्लेन्स, ठीक है, तो मैदानों में आपका बहुत ज़्यादा होता है। विसर्ग नदी के मध्य और निचले प्रवाह की विशिष्ट विशेषता है। मियंडर्स आर टिपिकल फीचर्स ऑफ द मिडल एंड लोअर कोर्स ऑफ रिवर, ठीक है, जो आपका मध्य और जो निचला प्रवाह है नदी का, उसमें आपकी विसर्ग जो है बनते हैं ज़्यादातर। एग्जाम्पल गंगा, मिसिसिपी और अमेजन में आपके विसर्ग आपको देखने के लिए मिलते हैं। प्राकृतिक तटबंध जो है आपके सबसे सामान्य रूप से किस विशिष्ट वातावरण से जुड़े होते हैं? विथ विच स्पेसिफिक एनवायरमेंट आर नेचुरल लिव्स मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड। प्राकृतिक तटबंध क्या होते हैं? वो होता है ना जो आपके, जैसे आप मान लो एक नदी आ रही है, बाढ़ बाढ़ लेकर आई, ठीक है। अब उस नदी में आपको पता है कि गाद वगैरह सारा आते हैं, वो जम जाता है, तो वो एक तटबंध के रूप में काम करता है, ठीक है। जब पानी खत्म हो जाता है ना, तो वो सारा गाद वगैरह जो नदी अपने साथ लाई थी, वो जमा हो जाता है और एक बाउंड्री के रूप में काम करता है, उसे बोलते हैं नेचुरल लिव्स, ठीक है, प्राकृतिक तटबंध। तो ऑप्शन बी। फ्लड प्लेन्स ऑफ लार्ज रिवर्स, बड़ी नदियों के बाढ़ के मैदान, ठीक है, ये बार बार आने वाली बाढ़ और अवसादन से बनते हैं। यानी कि नेचुरल लिव्स फॉर्म ड्यू टू रिपीटेड फ्लोडिंग एंड सेडिमेंट डिपोजिशन। भारी कण तट के आसपास और हल्के कण दूर जमा होते हैं। बहुत सेडिमेंट्स सेटल नियर रिवर बैंक्स, फाइनल सेडिमेंट्स मूव अवे। तो जाहिर सी बात है कि जितने भारी होंगे वो तट के पास होंगे, हल्के दूर जमा जाएंगे, ठीक है। ये आपके जो तटबंध हैं गंगा, नील और मिसिसिपी नदियों में आपके प्रमुख देखने के लिए मिलते हैं। उत्तर पूर्व पठार की कौन सी प्रमुख नदी घाटी अपने महत्वपूर्ण कोयला भंडारों के लिए प्रसिद्ध है? Which major river valley is in the northeastern plateau is famous for its significant coal deposit? तो उत्तरी पूर्वी पठार में देखो, गंगा तो आपको पता है हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि गंगा उधर जाती नहीं है। गंगा आपको पता है कि सीधी वहां जाती है ना, सीधा ऊपर से आती है आपकी उत्तराखंड साइड से, और फिर आपकी यहाँ सीधी निकल जाती है बांग्लादेश की साइड। ब्रह्मपुत्र भी नहीं होंगी, ताप्ती भी नहीं है, तो इसका हो गया दामोदर वैली, ऑप्शन डी, दामोदर घाटी। दामोदर वैली इज कॉल्ड द रूहर ऑफ इंडिया, दामोदर घाटी को भारत का रूहर कहा जाता है। झरिया, बोकारो, रानीगंज जो कोयला क्षेत्र है आपके दामोदर वैली में ही स्थित है, ठीक है। झरिया, बोकारो, रानीगंज वाला। इट सपोर्ट्स आयरन स्टील थर्मल पावर इंडस्ट्रीज, ये आपका लौह इस्पात और ताप विद्युत उद्योगों का आपको जो आधार है ना, ये बेस बनाता ही है दामोदर वैली वाला, ध्यान रखना। लाइज मेनली इन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो आपका ये मेनली पड़ता है आपका। पृथ्वी पर महाद्वीपों और महासागरों के असमान वितरण का प्राथमिक वैज्ञानिक कारण क्या है? What is the primary scientific reason for the uneven distribution of continents and ocean on Earth? इसका सीधा सा होगा आपका ऑप्शन ए, समुद्र तल का प्रसार और प्लेट विवर्तनिकी, शी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। अब आपको बताया असमान वितरण यानी आपका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ क्या है, कि ये बोलना नहीं कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि असमान वितरण, कि भैया कहीं पे आपका ज़्यादा है ना, आपका जो एरिया है कहीं पे कम है। तो ये आपको सबको पता है ना कि ये आपका मूव होता रहता है ना। कभी आपका इंडिया जो है अफ्रीकी प्लेट का हिस्सा हुआ करता था, फिर वहाँ से आपका यहाँ आया टूट के, ठीक है। तो ये आपका प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है आपका प्लेट टेक्टोनिक्स वाला, ये इसका बेहतरीन व्याख्या करता है। पृथ्वी का स्थलमंडल गतिशील विवर्तनिक प्लेटों में विभाजित है। अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू मूविंग टेक्टोनिक प्लेट्स। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड शी फ्लोर स्प्रेडिंग रिसेप्ट लैंड ओशियन डिस्ट्रीब्यूशन। महाद्वीपीय विस्थापन और समुद्र तल प्रसार से भूमि महासागर का वितरण बदलता रहता है। कभी आप जो है, कभी कोई महाद्वीप जो है वहाँ ज़्यादा होगा, कभी वो कट के दूसरे महाद्वीप में ऐड हो जाएगा, यानी कि घूमता रहता है ना भाई वर्ल्ड मैप में। कभी कोई चीज़ यहाँ थी, वो आपकी इसका ये वाला पार्ट कट के ये यहाँ आ गया, तो ये जो पहली चीज़ थी उसमें ऐड हो गया, तो इसकी थोड़ी आपका एरिया ज़्यादा होगा, इसका एरिया छोटा होगा, ठीक है, ये वाला बात है। थ्योरी प्रपोज बाय अल्फ्रेड वेगनर, ये सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया था, 1912 में। न्यू ओशनिक क्रस्ट फॉर्म्स एट मिड ओशनिक रीजेस, मध्य महासागरीय कटक पर नया समुद्री तल बनता है। निम्नलिखित में से कौन सटीक रूप से वर्णन करता है कि एक खुली अर्थव्यवस्था में आउटपुट बाजार कैसे संचालित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब हाउ एन आउटपुट मार्केट ऑपरेट्स इन एन ओपन इकोनॉमी, ठीक है। ओपन इकोनॉमी यानी आपकी जो खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था कौन सी होती है भाई? जिसमें आप तो मतलब किसी भी आप पाबंदी नहीं होते हैं कि "ऐ, नहीं नहीं तू बाहर दूसरे देश का है, तू यहाँ पे हमारे यहाँ नहीं आ सकता", तो वो तो आपकी ओपन थोड़ी, वो तो क्लोज इकोनॉमी है। तो ये ऑप्शन ए क्या बोल रहा है इसके बारे में? उपभोक्ता घरेलू सामानों तक सीमित है, कंज्यूमर्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू डोमेस्टिक गुड्स। ये तो गलत है, यानी कि अगर उपभोक्ता अगर घरेलू सामानों तक ही आपके सीमित रहेंगे, तो आपकी ओपन इकोनॉमी कैसे हुई भाई? ठीक है, गलत है बात ये तो। ऑप्शन सी बोल रहा है कि मार्केट रिमेंस आइसोलेटेड फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, बाजार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अलग रहते हैं, तो भाई फिर वो ओपन इकोनॉमी का है कि वो तो क्लोज इकोनॉमी होंगी ना। एक देश केवल वही उपभोग कर सकता है जो उत्पादित करता है,
ए कंट्री कैन ओनली कंज्यूम वॉट इज प्रोड्यूस, ये भी गलत है भाई। तो फिर ये ओपन इकोनॉमी कैसे हुई? ऑप्शन बी। व्यापार उपभोक्ताओं और उत्पादकों के लिए विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। ट्रेड प्रोवाइड्स ए वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस फॉर कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। अलग अलग आपके सामने विकल्प होंगे। ऑप्शन बी। ओपन इकोनॉमी अलाउज इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। खुली अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात आपका होता है। हम यहाँ से कुछ जापान भेज रहे हैं, जापान से हमारे यहाँ कुछ आ रहा है, अमेरिका जा रहा है, वहाँ से कुछ आ रहा है, ये होता है सब ओपन इकोनॉमी में। कंज्यूमर्स एक्सेस चीपर एंड डाइवर्स प्रोडक्ट। उपभोक्ताओं को सस्ते और विविध उत्पाद मिलते हैं, बिल्कुल। अलग अलग ऑप्शन रहेंगे ना उनके सामने। आप तेल मंगवा रहे हो, ठीक है, आप कहीं से बाहर से तेल मंगा रहे हो। एक तो आपकी क्लोज इकोनॉमी है, तो आप इंडिया में ही आप सारा तेल ट्राई कर रहे हो। एक आपकी ओपन इकोनॉमी, तो आप अलग अलग देशों का तेल ट्राई कर सकते हो। जापान का तेल, जापानी तेल हो गया, चाइना का तेल हो गया, अफ्रीका का तेल हो गया, सांडे का तेल, जो भी तेल होता है आपके सारे, तो आपको अलग अलग विकल्प मिलते हैं वहाँ पे, है ना। ऑप्शन। प्रोड्यूसर्स गेट एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। उत्पादकों को वैश्विक बाजार मिलते हैं। और इंडिया ने आपको बताया कि ओपननेस कब अडोप्ट की थी? 1991 के जब के एलपीजी रिफॉर्म में, उसके बाद इंडिया ने अपना मार्केट ओपन कर लिया था। अगला आपका, भारत की छठी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? यानी कि अभी जो 6th 5 ईयर प्लान है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो वो था आपका, क्या था? गरीबी उन्मूलन और आधुनिकीकरण, पॉवर्टी एलिवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ऑप्शन बी। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, कृषि विस्तार, आपको बताया कि फर्स्ट का था, फर्स्ट FIG का था, ठीक है। और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका जो है, यानी कि तीव्र औद्योगिकरण, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आपकी सेकेंड का था, सेकेंड का। छठी योजना सामाजिक न्याय की ओर झुकाव दर्शाती है। 6th प्लान मार्क्ड ए शिफ्ट टुवर्ड्स सोशल जस्टिस, कि भाई सामाजिक न्याय होना चाहिए, गरीब और अमीर में इतना भेदभाव नहीं होना चाहिए। लॉन्च्ड गरीबी हटाओ एज सेंट्रल थीम। गरीबी हटाओ को केंद्रीय विषय बनाया गया। ध्यान रखना, गरीबी हटाओ को यहाँ पे सेंट्रल थीम बनाया गया, लेकिन ये जो नारा है ना, ये कब किस पंचवर्षीय योजना का है? तो नारा ये जो आपका 5th 5 ईयर प्लान का है, ठीक है, ये स्लोगन। अगर आपसे स्लोगन पूछ ले कि ये किसका है, तो आपकी जो 5th 5 ईयर प्लान है ना, पाँचवीं, उसका है, ठीक है। जो आपकी कब से कब तक थी? 1974 से 78 तक इसका है। एम्फासिस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, यानी कि भाई तकनीक आधुनिकरण पे जोर दिया कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी को ऊपर ले जाना है। इस टाइम आपकी PM इंदिरा गांधी थी। अगला आपका, सरकारी वित्त के संदर्भ में सरकारी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई, आपकी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट होती है, उसमें शेयर को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? In the context of government finance, the proceeds from the sale of government assets such as share in a public sector unit are classified as, यानी कि मान लो कि कुछ आपकी, जैसे मान लो कोई आपकी एयर इंडिया है, उसको मोदी जी ने किसी को बेच दिया, तो ये क्या है, ये पूछ रहा है बेसिकली आपका। तो वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट यानी पूंजीगत प्राप्ति है। आपने एक अपना असेट बेच के किसी को बेच दिया, उससे जो आपको इनकम हुई उसे बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। दिस इन्वेस्टमेंट रिड्यूसेस गवर्नमेंट ओनरशिप इन असेट्स। विनिवेश से सरकारी संपत्ति घटती है, यानी कि आप अपना शेयर किसी को बेच रहे हो प्राइवेट कंपनियों को। पूंजीगत प्राप्तियां बैलेंस शीट को प्रभावित करती हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स अफेक्ट बैलेंस शीट नॉट इनकम। यूज्ड टू फाइनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफिसिट, इसका उपयोग जो है पूंजीगत व्यय या घाटा भरने में होता है। इसका, ये जो आपकी पूंजीगत प्राप्ति है ना, कैपिटल रिसिप्ट इनका। एग्जाम्पल है आपकी, जैसे LIC IPO है ना, एयर इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट जो आपका शेयर बेचना, ये सारा। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार सृजन के लिए किस क्षेत्र पर मुख्य जोर दिया गया था? विच सेक्टर वॉज गिवन द मेजर एम्फेसिस फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ड्यूरिंग द 7th 5 ईयर प्लान? ऑप्शन बी। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, लघु और कुटीर उद्योग, जैसे आपकी माधवी जो अचार पापड़ करती है ना, ऐसे जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं उन्हें सपोर्ट किया गया। 7th प्लान एम्फेसिस ग्रोथ विद प्रोडक्टिविटी। स्मॉल इंडस्ट्रीज जनरेट लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट। लघु उद्योग जो है श्रम प्रधान रोजगार देते हैं, ठीक है, लेबर को भी मौका मिलता है ना वहाँ पे, वैसे। और इसकी अवधि थी आपकी 1985 से 1990, और आपके PM कौन थे इस टाइम? आपके राजीव गांधी थे। 1990 तक की ये बात है, ठीक है, 1985 से 1990 की बात है। स्वरोजगार और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा दिया। बूस्टेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल जॉब्स, ठीक है। तो आपकी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक तो लोग खुद अपना लगा सकते हैं, और आपकी जो ग्रामीण रोजगार है उसको मौका मिला। अगला आपका, सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में गैर प्रतिस्पर्धी शब्द का अर्थ क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक गुड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म नॉन राइवलियर्स, यानी कि जिसके साथ हमारी राइवलरी नहीं हो। इसका मतलब है कि हमारे उसके साथ कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अगर वो कुछ भी करे तो हमें कुछ उससे नुकसान नहीं होता, उसे तो बोलते हैं कि गैर प्रतिस्पर्धी, जिससे मेरा कंपटीशन ही नहीं है, नॉन राइवलियर्स। तो वो कौन सा? ऑप्शन बी। वन पर्सन यूज डज नॉट रिड्यूस अनदर्स यूज, यानी कि एक व्यक्ति का उपयोग दूसरे के उपयोग को कम नहीं करता है। सिंपल सी बात है, कुछ भी कर लो। मान लो कि कोई एक टीचर है और एक आपका डॉक्टर है, तो ऐसा थोड़ी आप उसे जलेंगे कि अरे ये टीचर मेरी जॉब खा रहा है। टीचर तुम्हारी जॉब कैसे खाएगा भाई? उसका प्रोफेशन अलग है, तुम्हारा प्रोफेशन अलग है, ठीक है। ऑप्शन बी।
कंजप्शन बाय वन डज नॉट अफेक्ट अवेलेबिलिटी फॉर अदर्स, क्योंकि एक व्यक्ति का उपयोग जो है ना दूसरे की उपलब्धता को कम नहीं करता है। की फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स अलॉन्ग विथ नॉन एक्सप्लोरेबिलिटी, यानी कि जो सार्वजनिक वस्तुओं की प्रमुख विशेषता जैसे गैर बहिष्करणीय, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे स्ट्रीट लाइटिंग, नेशनल डिफेंस यानी सड़क प्रकाश, ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा। इनका आपस में कुछ ऐसे लेना देना है नहीं कि एक उपयोग से दूसरे की कम हो रहा उपयोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में कौन सा विशिष्ट मार्ग सबसे अधिक एटीपी उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन करता है भाई सबसे ज़्यादा आपका एटीपी इसमें, इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन? तो वो आपका करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। ये ध्यान रखना, ये आपका क्वेश्चन जो है सीरियल में आया था। ऑकर्स इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली है वहाँ होता है ये आपका जो आपका आपका जो अंतकोशिकी आपका जो श्वसन है वो लगभग आपका जो 34 एटीपी उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, यूजेस ऑक्सीजन एज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला चरण होता है, ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट एनर्जी यील्डिंग स्टेप। नेक्स्ट है आपका, मानव मस्तिष्क का कौन सा विशिष्ट भाग क्रेनियन लय के मुख्य नियामक के रूप में कार्य करता है? विच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एक्ट्स एज द मास्टर रेगुलेटर ऑफ द स्क्रेडियम रिदम? तो वह आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। सुप्राकाइमेस्टिक नाभिक जैविक घड़ी नियंत्रित करता है, यानी आपको जो सुप्राकाइमेस्टिक न्यूक्लियस है वो क्या कंट्रोल करता है? बायोलॉजिकल क्लॉक जैविक घड़ी नियंत्रित करता है। नींद जागरण चक्र और हार्मोन से जुड़ा है, ठीक है, और रेटिना में से आने वाले प्रकाश संकेतों पर प्रतिक्रिया करता है। ये जो आपका नींद जागरण और हार्मोन पे आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है, हार्मोन सुख से, और रिस्पॉन्स टू लाइट सिग्नल्स फ्रॉम रेटिना, जो रेटिना से आपके प्रकाश संकेत आते हैं ना उन पर प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। फाइलम पोरिफेरा स्पंज से संबंधित जीवों की एक अनूठी विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फाइलम पोरिफेरा स्पंजेस? तो उनमें क्या होता है आपका जल नहर प्रणाली और कोआनोसाइट्स जो है उसकी स्पेसिफिक एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, वाटर कैनल सिस्टम एंड आपका जो कोआनोसाइट्स है वो, ऑप्शन ए। कोआनोसाइट्स छानकर भोजन में सहायता करते हैं, ठीक है, कोआनोसाइट्स हेल्प इन फिल्टर फीडिंग। बाहर ये कुत्ते भौंक रहे हैं, ये कौन भौंक रहा है बदतमीज? अब क्या करें यहाँ पे को, तुम भी 2 मिनट हंस सकते हो, ठीक है, कि ये बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है, कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? वो बोलता है ना कि अरे भाई इस कुत्ते को बड़ा कमजोर लेग पीस, इस मुर्गी को पोलियो हुआ था क्या? तो शरीर में अनेक छिद्र होते हैं, बॉडी फुल ऑफ फोर्स ओस्टिया, ठीक है, कोशिकीय स्तर का संगठन होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अधिकांश समुद्री कुछ मीठे पानी के इसमें जो आपका होता है उसमें। अल्ट्रासोनिक सोनिक तरंगों की आवर्ती सीमा क्या है जो उन्हें मानव सुनने की क्षमता से परे बनाती है? वॉट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स दैट मेक्स देम बियॉन्ड ह्यूमन हियरिंग? देखो आदमी की सुनने की क्षमता क्या है, वो 20 और 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, ऑप्शन बी में जो है ये आदमी की सुनने की क्षमता है, ठीक है। इसके बाद जो जाएंगी ना वो आपकी अल्ट्रासोनिक जो है आपकी वो वेव्स होती है, वो हम सुन नहीं सकते, तो होती है आपकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, जिसे हम प्राश्रव्य बोलते हैं ना कि सुनने से परे है भाई वो। एक तो होती है आपकी अवश्रव्य जो आपकी 20 से कम होती है, ठीक है। अब मैं जैसे आपको कुछ बोल के सुनाऊँ वो आपको आएगा 20 से नीचे, जैसे मैं बोलूँ, ठीक है। अब तुम्हें वो सुनाई नहीं दिया, अब मैं एक सुनने के लिए बोलता हूँ कि अरे तेरा दिमाग फट जाएगा, ये तुम्हें सुनाई दिया। और एक होती है बहुत ऐसी बड़ी आवाज़ जो तुम सुन ही नहीं सकते, ठीक है, तुम्हारे कान फट जाएंगे, अरे तेरा दिमाग फट वो फट जाएगा। तो एक ऐसी आवाज़ होती है कि तुम मतलब तुम्हारी लिमिटेशन से बाहर होती है, ठीक है, वो सी में ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। आपकी जो आदमी की सुनने की क्षमता वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 आपका जो किलो हर्ट्ज है उसके बीच होती है। चिकित्सा इमेजिंग में उपयोग होता है आपका ये अल्ट्रासाउंड वाली जो है ये, और सोनार और सफाई में भी इसका प्रयोग होता है। ऑल्सो यूज इन सोनार एंड क्लीनिंग। इसका जो आपके अल्ट्रा ये साउंड होती है ना ये आपकी अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती है इनका। निम्नलिखित दृष्टि दोषों को सही सुधारात्मक उपायों के साथ सम्मिलित करें। आपके जो मैच द फॉलोइंग विजन डिफेक्ट्स विद द करेक्ट करेक्टिव मेजर्स। तो आपका जो मायोपिया है उसके लिए आपका क्या यूज़ में लेते हैं, तो उसके लिए हम लेते हैं कंसेव लेंस, ठीक है। तो ये पहले का सी होगा, तो पहले का सी 2 में दे रखा है, ठीक है, 2 तो गए। फिर आपका आता है हाइपरमेट्रोपिया, इसके लिए हम क्या यूज़ में लेते हैं, इसके लिए लेते हैं कन्वेक्स लेंस, ठीक है, तो इसके लिए आपका इसमें भी दे रखा है डी, ठीक है। फिर आपका आता है तीसरा आपका जो पिसुबाइपिया है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं बायोपिया के लिए, इसके लिए हम करते हैं आपका बायोफोकल, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो इसका एकदम करेक्ट होगा। मायोपिया करेक्टेड बाय कंसेव लेंस, ठीक है, मायोपिया में अवतल लेंस से ठीक होता है, और
हाइपरमेट्रोपिया में हम उत्तर लेंस जो है उसका उपयोग करते हैं, ठीक है, करेक्टेड बाय कन्वेक्स लेंस। प्रेस बायोपिया हम बाईफोकल से सही करते हैं। और आपका जो एस्टिगमेटिज्म बेलनाकार लेंस से सही होता है, ठीक है। तो जो एस्टिगमेटिज्म है वो आपका किससे करेक्ट होता है, आपका जो स्लेंटियल लेंस है, बेलनाकार लेंस है, उससे। 2025 में किस निकाय ने उच्च शिक्षण संस्थानों को उत्पीड़न के लिए उपयोग किए जाने वाले अनौपचारिक व्हाट्सएप समूहों की निगरानी करने का आपका जो है निर्देश दिया है? इन 2025, which body directed higher education institutions to monitor informal WhatsApp groups used for harassment? तो यूजीसी ने दिया है ऑप्शन ए। यूजीसी ने कहा कि भाई इन पर रोक लगाओ। ये निर्देश है यूजीसी रैंकिंग रैंकिंग निरोधक विनियम 2009 के अनुरूप है। यानी कि आपके जो यूजीसी रेगुलेशंस ऑन कर्बिंग द मीन्स ऑफ रैगिंग 2009 संस्थान को डराने धमकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले अनौपचारिक व्हाट्सएप व टेलीग्राम समूहों को निगरानी के निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग जो ऐसा करते हैं सुधर जाइए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ओशन ऑफ चर्न? तो वो है आपके संजीव सान्याल, ऑप्शन ए, उन्होंने ये लिखा है। द ओशन ऑफ चर्न भारत के सभ्यतागत इतिहास को भूगोल और अर्थशास्त्र के माध्यम से प्रस्तुत करती है। एक्सप्लोर इंडियाज सिविलाइजेशन हिस्ट्री थ्रू ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। द बुक डिस्कसेस ट्रेड रूट्स, रिवर्स, माइग्रेशंस एंड अर्बन इवोल्यूशन। कि भाई आपके जो व्यापार मार्ग थे, है ना, भारत में नदियाँ, व्यापार और शहरी विकास की जो चर्चा है इस बुक में आपको देखने के लिए मिलती है। संजीव सान्याल लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स के लिए भी प्रसिद्ध है। फर्टेनिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म एंड ह्यूमन नीड, ये पुस्तक में खोजा गया केंद्रीय विषय क्या है? वॉट इज द सेंट्रल थीम एक्सप्लोर्ड इन द बुक फर्टेनिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म एंड ह्यूमन नीड? इसमें क्या है भाई कि लीगल हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कानूनी इतिहास या संघवाद की भूमिका, रोल ऑफ फेडरलिज्म, तो ये तो होने से रहा इसमें। ऑप्शन डी कहता है इकोनॉमिक इनक्वालिटी, आर्थिक असमानता, वो भी नहीं है। ऑप्शन सी कहता है कि फर्टर्निटी एज ए बाइंडिंग फोर्स इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में बंधुत्व एक बाध्यकारी शक्ति के रूप में। तो ऑप्शन सी, ठीक है, ये जरूरी हो जाता है लोकतंत्र में, क्योंकि देखो बंधुत्व जो है मूल संवैधानिक मूल्य के रूप में प्रस्तुत करती है। लोगों में भाईचारा होना चाहिए, अगर भाईचारा नहीं होगा तो कौन कानून को मानेगा। और ये बंधुत्व का विचार हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है जो आपकी फ्रांस की क्रांति थी ना, वहाँ से। द बुक हाईलाइट्स फर्टर्निटी एज ए कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू अलोंगसाइड लिबर्टी एंड इक्वलिटी। भाई देखो, समानता और स्वतंत्रता के साथ साथ बंधुत्व भी जरूरी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का स्पष्ट उल्लेख है, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इसके बिना आप सामाजिक समरसता वगैरह सब कुछ नहीं होगा। अरविंद अडिगा को किस उपन्यास के लिए 2008 का मैन बुकर पुरस्कार जीता था इन्होंने, ठीक है। वो इन्होंने आपको बताया कि द वाइट टाइगर के लिए इन्हें मैन बुकर प्राइज मिला था 2008 में। द नोवेल क्रिटिक्स सोशल इनइक्वालिटी एंड क्लास डिवाइड इन इंडिया, इस उपन्यास में भारत में सामाजिक असमानता और वर्ग विभाजन की आलोचना करता है, कि कैसी ये लोगों की जो मानसिकता वगैरह है उसके बारे में। कहानी चीनी प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्रों के रूप में प्रस्तुत है। द स्टोरी इज नरेटेड थ्रू लेटर्स रिटर्न टू द चाइनीज प्रीमियर, ठीक है, तो उनके बारे में है। साहित्य कृति द आर्ग्यूमेटिव इंडियन, इसके ऑथर कौन है, लेखक कौन है? तो अमर्त्य सेन ने लिखी है द आर्ग्यूमेटिव इंडियन। इन्हें नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला था 1998 में, ठीक है। और ये जो बुक है आपकी द आर्ग्यूमेटिव इंडियन, द बुक जो आपकी है, द बुक ब्लेंड्स फिलोसफी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, इसके बारे में सारी इसमें आपकी बात बताई गई है। अमिताभ बच्चन को, ठीक है, आग है ना, आग को किस विशिष्ट वर्ष के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया था? 2018 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। ये आपके 66 वाले जो आपके नेशनल फिल्म अवार्ड थे 2019 में, 2019 में, उनके लिए इन्हें ये प्रदान किया गया था और 2018 में इन्हें चुना गया था। अमिताभ बच्चन वाज सिलेक्टेड फॉर द 2018 दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है। और ये आपके दिए कब गए थे? 2019 में। और ये आपका भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड है, ध्यान रखना। विलासिनी नाट्यम ये हम पहले भी देख चुके हैं कि आंध्र प्रदेश का है, ये आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और इसे जो है किसी अभी है ना, इसे रिवाइव किया गया है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और इसकी जो जड़ें हैं वो मंदिर और दरबार नर्तकियों से जुड़ी हुई है, जबकि कोर डांसर थी उनसे। इट वॉज रिवाइव्ड बाय स्वप्न सुंदरी आंध्र प्रदेश, स्वप्न सुंदरी है आंध्र प्रदेश से, उन्होंने इसे पुनर्जीवित किया है। नृत्य, अभिनय और लास्य पर केंद्रित है। एक विश्व प्रसिद्ध मार्शल आर्ट जूडो की शुरुआत 1882 में किसके द्वारा की गई थी? यानी कि जूडो है वर्ल्ड फेमस मार्शल आर्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1882 बाय होम? तो जिगोरो कानो ने जापान में आपके जूडो का आविष्कार किया, ठीक है, जापान में। जापान में की जो जूडो की जो मैट होती है इसे बोलते ततामी, ठीक है। जिगोरो कानो ने इसे पारंपरिक जुजुत्सु से विकसित किया।
Jigoro Kano developed it from traditional jujutsu. Judo become an Olympic sport in 1964. ठीक है, 1964 में टोक्यो ओलंपिक में जूडो जो है आपका एक ओलंपिक खेल बना। ठीक है, जूडो बिकेम एन ओलंपिक स्पोर्ट इन 1964। वर्तमान नियमों के तहत पुरुषों के एकल ग्रैंड स्लैम मैच के 5वें सेट में टाई ब्रेक कब खेला जाता है? अंडर करंट रूल्स व्हेन इज ए टाई ब्रेक प्लेड इन द 5th सेट ऑफ ए मैन सिंगल ग्रैंड स्लैम मैच? तो वो आपका होता है 5वें सेट में 10-10 के बाद, आफ्टर 10-10 इन द सेट। चारों ग्रैंड स्लैम ने 2022 में 10 पॉइंट फाइनल सेट टाई ब्रेक नियम अपनाया था। ठीक है, तो आपके सारे चारों ग्रैंड स्लैम है ना, आपके विंबलसन वाला हो गया, आपका फ्रेंच हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, ये जो आपके चारों हैं इन्होंने आपका इसे अपनाया था 10-10 पॉइंट वाले का 2012 में, 2022 में सॉरी, तब। द टाई ब्रेक इज प्लेड व्हेन द स्कोर रिचेज 6-6 फर्स्ट टू 10 पॉइंट्स विद 2 पॉइंट मार्जिन। 6-6 स्कोर पे जो जब अगर दोनों का स्कोर 6-6 हो जाए तब आपका टाई ब्रेक खेला जाता है। 10 अंक और 2 अंकों की बढ़त आवश्यक होती है। ये नियम सभी आपकी जो टूर्नामेंट है उसमें आपकी एक यूनिफॉर्मिटी लाता है, एक रूपता लाता है। डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन शब्द किस खेल श्रेणी से संबंधित हैं? द टर्म्स डेकाथलॉन एंड हेप्टाथलॉन, तो किससे रिलेटेड है आपके? ये एथलेटिक्स से, ऑप्शन सी। ठीक है, ये आपके एथलेटिक्स में आपकी जो इवेंट होता है मैन, उससे आपके रिलेटेड है। डेकाथलॉन जो है आपका 10 एथलेटिक्स जो आपकी स्पर्धाएं हैं पुरुषों में उसको आपका दिखाता है। ठीक है, डेकाथलॉन कंसिस्ट ऑफ 10 ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स मैन के लिए, और हेप्टाथलॉन जो है आपका 7 इवेंट वुमेन के लिए। प्रदर्शन अंकों की प्रणाली से मापा जाता है। परफॉर्मेंस इज मेजर्ड यूजिंग अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ डोपिंग नियमों के तहत नार्कोटिक्स के रूप में वर्गीकृत के उदाहरण है ना, पदार्थों के उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंसेस क्लासिफाइड एज नार्कोटिक्स अंडर डोपिंग डोपिंग रेगुलेशंस? जो आपके डोपिंग रेगुलेशन है, जो आप देखते हैं ना, जो खिलाड़ी नशे वगैरह करते हैं उनकी जांच करते हैं, जैसे नाडा हो गया है ना, तो उन्होंने आपके जो कौन से आपके जो पदार्थ हैं उन्हें इसके उदाहरण है नार्कोटिक्स में आपकी जिन्हें क्लासीफाई किया गया, कौन से आपके सब्सटेंसेज हैं? तो आपके दोनों ही हैं, मॉर्फिन और मेथाडोन। जी, बोथ 1 एंड 2, ये दोनों आपकी जो है मॉर्फिन और मेथाडोन वाडा निषिद्ध सूची नार्कोटिक श्रेणी में आते हैं। ठीक है, यानी कि मॉर्फिन एंड मेथाडोन आर लिस्टेड अंडर वाडा प्रोहिबिटेड लिस्ट नार्कोटिक्स कैटेगरी। नार्कोटिक्स दर को कम करते ज्वर छिपा सकते हैं, यानी कि ड्रग्स होते हैं एक तरीके से जो आपको क्या है कि नार्कोटिक्स रिड्यूस पेन एंड मे मास्क इंजरी, आपकी जो चोट होती है उसे भी छिपा लेते हैं। तो इससे आप जगह अगर देखो, अगर आप इंजर्ड होते हैं ना तो आप खेल नहीं सकते, तो कई बार खेलने के लिए ना आपको फुली ये दिखा सकते हैं कि नहीं मैं तो तैयार हूँ। वाडा वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1999। वाडा की स्थापना 1999 में हुई थी। वाई आई एम हिंदू आपको पता है, शशि थरूर की है, पहले भी हम इसके बारे में देख चुके हैं। पुस्तक हिंदू दर्शन, भूलवाद और सांस्कृतिक पहचान की चर्चा करती है। द बुक एक्सप्लोर्स हिंदू फिलोसफी, ठीक है, प्लुरलिज्म एंड कल्चरल आइडेंटिटी। शशि थरूर जो आपके पहले पूर्व संयुक्त राष्ट्र राजनयिक और सांसद हैं, अभी तो सांसद है और पहले ये आपके फॉर्मर यूएन डिप्लोमेट भी रह चुके हैं। ये बुक आपकी 2018 में पब्लिश हुई थी, वाई आई एम हिंदू। निम्नलिखित में से किस जंगली बिल्ली में दहाड़ने के लिए आवश्यक विशिष्ट हाइड आपकी हड्डी की संरचना नहीं होती है? हम पहले देख चुके हैं कि चीता में आपकी ये हाइड जो है नहीं होती है, दहाड़ नहीं सकता है। ठीक है, और ये दहाड़ने के बजाय आपका गुनगुनाता है, चहकता है। टाइगर्स, लॉयंस एंड लेपर्ड्स बिलोंग टू जेनस पैंथेरा, ये जबकि पैंथेरा वंश से उससे आपके संबंधित है। अंतिम क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज? तो आपका आर्टिकल 29, ऑप्शन बी, ये इसकी रक्षा करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों की रक्षा करता है। आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट्स कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, यही पूछा ना, इनके हितों की सुरक्षा, हाँ यही तो करता है। इट अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स नॉट ओनली माइनॉरिटीज, ये सभी नागरिकों पर लागू होता है, केवल अल्पसंख्यकों पर नहीं। वह आपकी जो कल्चरल आपकी जो सारी आपके जो अधिकार हैं आपके सारी उनकी रक्षा होगी, आपका कोई उसे छीन नहीं सकता आपसे। आर्टिकल 30 डील्स विद माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अनुच्छेद 30 जो आपका अल्पसंख्यकों के जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं उनके बारे में बात करता है। ठीक है, क्लास होती है आपकी यहाँ पे पूरी। मिलते हैं अगली क्लास में, ऐसे अपनी मेहनत को जारी रखना है। ठीक है।